बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे जी, और हमने आगाज़ किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। साथ ही हमने ये बात भी देखी थी कि जब भी किसी हेड को पढ़ेंगे तो चार बातें पढ़ रहे होंगे। स्कोप का मतलब है क्या चीज़ शामिल है और क्या चीज़ शामिल नहीं है। और डिडक्शन, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं हैं। और बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, टैक्स कैसे लेगी गवर्नमेंट, रिसीट बेसिस पर या के अक्रूवल बेसिस पर। और टैक्स एनटीआर में लिया जा रहा होगा या एफटीआर में। फिर हम प्रॉपर्टी इनकम पर आए और प्रॉपर्टी इनकम डिफाइन हुई, और उसमें सबसे अहम डेफिनेशन रेंट की डेफिनेशन आ गई, जिसने दो चीज़ों को टैक्सेबल करना बता दिया हमें। नंबर 1 एनुअल रेंट यानी मंथली रेंट जिसको कह लें, और दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट, और इसकी चार्जेबिलिटी बता दी रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब है अक्रूवल बेसिस हो गया। फिर क्या चीज़ शामिल नहीं होगी वाली बातें हमें समझ आ गई हैं। इसको स्किप करके हम फिर और आगे चले, और फिर एक और चीज़ शामिल हुई, दैट इज़ नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉट एडवांस, रादर नॉन एडजस्टेबल एडवांस। क्योंकि अगर एडजस्टेबल एडवांस है तो वो जो अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट लगाया उसी में कवर हो जाएगा, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। हाँ, जो नॉन एडजस्टेबल है वो तो एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुआ है। वो कहते नहीं, हमने इसको भी इनकम बना दिया, ठीक है ना। लेकिन कैसे इनकम बना दिया, कहते जितना अमाउंट आपने रिसीव किया ना, लाइक आपने 1 मिलियन रिसीव किया, तो हम इसकी 10 किस्तें बनाकर डिवाइडेड बाय 10 करके या 1/10 करके हर साल इसे 10 सालों में टैक्स कर लेंगे, ताकि एकदम से अगर सारों को ऐड करेंगे तो आपका स्लैब रेट ऊपर चला जाएगा ना। मैं कहा नहीं यार, ऐसे नहीं, इसको हम 10 सालों में हर साल लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड कर लेंगे। कौन सी इनकम में? इनकम फ्रॉम। कहते यार इसको कैसे करेंगे? कहते यार इसको रिसीट बेसिस पे करेंगे, यानी उस साल शुरू करेंगे जिस साल ये 1 मिलियन आएगा, उस साल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और ख़त्म कब करेंगे? कहते जिस साल ये पे कर देंगे, वापस पे कर देंगे। रिसीट बेसिस है ना, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो वाला रूल लगेगा इस पर। वो कहता अच्छा जी फिर और क्या करेंगे? कहता यार ऐसे चलते रहेंगे, 10 साल में अगर ये पूरा हो गया तो फिर ऐड करना बंद कर देंगे, और अगर वही चल रहा है तो बस कहानी ख़त्म हो गई। 10 लाख रुपए आपने लिया था, अगले 10 सालों में वो इनकम में जा चुका हुआ है, बस अब बाकी सिर्फ 2 चीज़ें टैक्स हो रही हैं। एक रेंट हो रहा है, और अगर फिर बीच में आपने कोई सेल की कोशिश की और फिर कोई फोरफिटेड डिपॉजिट किसी भी साल में आ गया आपके हाथ, तो फिर उसको भी देख लेंगे। फिर एक बात और कि उसने कहा यार ये जो एडवांस है ना, ये बिल्डिंग के अगेंस्ट की बात हो रही है, लैंड के अगेंस्ट की बात नहीं हो रही है। जबकि जो रेंट है वो लैंड का भी हो रहा है, बिल्डिंग का भी हो रहा है। फोरफिटेड डिपॉजिट लैंड का भी हो रहा है, बिल्डिंग का भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एडवांस सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के साथ, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के साथ हो रहा है, ओनली लैंड के साथ नहीं हो रहा। जाहिर है बिल्डिंग लैंड के बगैर तो नहीं होगी ना। अच्छा जी, फिर एक और बात आई कि यार अगर वो आदमी 10 साल से पहले चला गया तो क्या होगा। मैंने कहा अगर 10 साल से पहले चला गया तो पहली बात, जिस साल चला जाएगा उस साल हम ऐड नहीं करेंगे, और अगर कोई और नहीं आया तो बस ख़त्म होगी बात इस साल की। लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर उसूल क्या लगाएंगे? न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स डिवाइडेड बाय 10, दोबारा से 10 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे। तो यार इसमें सिर्फ पिछले वाला लेना है। वो कहते नहीं, ऑल प्रीवियस। इससे हमें एक बात समझनी है, मैथमेटिकली एक बात समझनी है कि असल में ये 10 लाख एक दफ़ा टैक्स होना है ज़िंदगी में। हत्ता कि अगर एक टेनेंट 10 साल रह के चला गया, 12वें साल में वो निकल गया, 13वें साल में हमने फिर दोबारा टेनेंट मंगा लिया, उससे भी 10 लाख ही लिया है, तो ये तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस 0 हो गया, अब कुछ ऐड नहीं हुआ।
लेकिन न्यू एडवांस हमने 15 लाख लिया, पिछले वाले का 10 लाख हो गया हुआ था, अब 5 लाख की बात हो रही है। इंक्रीमेंटल 5 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट दोबारा बनी है, और अगर दरमियान में हो गया तो तब भी यही उसूल लगा। ठीक है ना। ये सारी बातें कल हम पढ़कर और समझ कर गए थे। ऑनर ऑफ दी बिल्डिंग। अच्छा जनाब जी, नहीं भाई, वो टैक्स वाले और आपका ताल्लुक है। उस बंदे ने आपको 10 लाख दिए हैं, आप 10 लाख देंगे तो आपका घर छोड़ेगा, वरना घर क्यों छोड़ेगा? जिसने टेनेंट की बात कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड की बात करें ना। लैंडलॉर्ड के पास 10 लाख रुपया एज ए लाइबिलिटी आई थी अकाउंटेंट की नज़र से। सोचें, टैक्स वाला कहता है हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये इनकम है, ज़बरदस्ती की इनकम है। इनकम है नहीं है, ज़बरदस्ती की इनकम है, उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। इसका रैशनल क्या है और हमने डाइजेस्ट कैसे किया, वो मैंने कल आपको बताया था कि ये 10 लाख हमने कहीं इन्वेस्ट भी तो किया होगा ना। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा आपको, ये तो आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। लॉ तो कह रहा है भाई बस ये इनकम है, खत्म होगी बात। लॉ में एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड इनकम का, कि किसी इनकम को हम अज्यूम भी कर सकते हैं। हमसे मतलब है एफबीआर अज्यूम भी कर सकता है कि ये एक इनकम है भाई, इस पे टैक्स दे। जैसे आजकल अभी एक नया टैक्स चल रहा है, आपने एक प्लॉट खरीदा और वो भी सोसाइटी में पड़ा है, बस प्लॉट ही पड़ा है, ठीक है। लॉ कहता है कि आपने किराए पे भी नहीं दिया हुआ। लॉ कहता है कि नहीं, इट इज़ एज्यूम्ड कि इस प्लॉट की जो मालियत है ना, उसका 5% आपने वो दिया है, रेंट रिसीव कर लिया। मसलन 1 करोड़ का प्लॉट है, तो कहते हैं आपने साल का 5 लाख इसमें रेंट रिसीव किया है, रेंट पे दिया ही नहीं हुआ, खुद ही एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। आजकल जो प्रॉपर्टी में स्लम्प आया हुआ, उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि इस साल गवर्नमेंट ने ये 2 साल पहले लॉ बनाया था। हम कोर्ट्स वगैरह में चले गए थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब वो कोर्ट्स वगैरह ने भी सारे मुकदमात खारिज कर दिए, कहते नहीं गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। तो अब आजकल लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, क्योंकि एडिशनल प्लॉट खरीद के हर साल उसका जो आपकी चीज़ रेंट पे भी नहीं है उसको भी आपकी इनकम में डाल देंगे। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड इनकम। तो हमने ऐसे नहीं सोचना इसके साथ ज्यादती होगी, भाई लॉ ऐसे कह रहा है, हमने ये सोचना है इस अल्फाज का यही मतलब है, ओके, तो फिर कोई ज्यादती नहीं हुई है। लॉ इज ब्लाइंड। ठीक है ना। ज्यादती जब हुई है, जब यहाँ मीनिंग तो कुछ और बनता था, सर आपने ऐसे नहीं किया, अब ज्यादती हुई है। अगर इस अंग्रेजी का यही मतलब बनता है तो फिर कोई ज्यादती नहीं हो रही है, फिर ये ठीक हो रहा है। लॉ इज ब्लाइंड। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, ओके। न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस, where the owner of the building receive from a tenant an amount which is not adjustable against rent payable by tenant, where the owner of building। ठीक है ना, इसलिए हमने लफ्ज़ इंटरप्रिटेशन की। और फिर आगे रिसीव और रिसीवेबल नहीं, इसलिए हमने बात की कि कैश बेसिस पे चला गया। तो फिर वो आ गया, ये उसूल लगा, where an amount hereinafter referred to an earlier amount referred to in subsection 1 is refunded by the owner to the tenant। अब ये वो वाली बातें आनी शुरू हो गई कि फिर उस साल में no portion of the amount shall be added, ये पूरा साल, पूरा ना साल। और फिर अगले वाली बात उसने यहाँ कर दी है, ये हमने ऑलरेडी समझ ली हुई है सारी कैलकुलेशन। और फिर हम चले गए थे किसके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपने घर जाके रिवाइज किए हैं, दोबारा सॉल्व किए हैं। पहला हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, यहां तक हम कर गए थे, ऐसे ही था। चलिए जनाब, मिस्टर इमरान रेंटेड अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2020 एट अ मंथली रेंट ऑफ 100,000 एज पर एग्रीमेंट 1 million was received as non adjustable advance on 1 July 20। payment of rent will be paid at the end of each respective monthly rent will be increased by 10% annually। tenant vacated the house, ये तो हमने कल कर लिया था। और ये वाला किया था।
नहीं, एक 10% इंक्रीज वाला किया था हमने, वो पिछला था, है ना? हाँ, ओके। मंथली रेंट विल बी इंक्रीज 10%. Tenant vacated house on 31st December 2022. Calculate property income for tax year 2023. कर लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, सिर्फ वो 10% इंक्रीज डालनी है इसमें, ठीक है ना। अगले पर चलते हैं। Mr. Imran rented out a house on 1st July 2010 at a monthly rent of 1 lakh. As per agreement, 100,000 was 1 million was received as non-adjustable advance on 1st July 2010. Payment of rent will be paid at the end of each respective month. Monthly rent will be increased by 10% annually. Calculate property income for tax year 2021. क्या चीज़ चेक हो रही है कि आपको ये याद रहेगा कि 10 साल बाद ऐड करना बंद कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हर छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आपको समझाई जा रही है ना। पहला टैक्स ईयर आया था 2011, ठीक है ना, 10 साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2000 टैक्स ईयर 2020 में आखिरी मर्तबा 1/10 ऐड हुआ और आपसे मांग रहा है 2021 का। इसका मतलब है 1/10 तो अब ऐड नहीं होना, एक ही टेनेंट कंटिन्यू कर रहा है ना। एक ये बात इस सवाल में चेक हो रही है। दूसरी, हर साल रेंट बढ़ रहा है 10%। पहला साल छोड़कर 2020 में 2000 नहीं, पहला 21 है ना, सॉरी 2011 में तो 1 लाख ही था ना रेंट, ठीक है ना। 11 में 12 में बढ़ा, इसका मतलब है अब हमने 21 में कैलकुलेट करना है, तो कितनी इंक्रीज लगी हैं? 10 लगी, ठीक है ना। तो रेस टू पावर वो जो आप उधर पढ़ के आए हैं QM के अंदर, ठीक है। तो जनाब देखिए हमने क्या किया, 1 million into 1.1 रेस टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये तो रेंट आ गया हमारे पास। कर लें जरा कैलकुलेटर पे जल्दी से चावल। पहले तो रेस टू पावर 10 को समझें, ठीक है ना, 10 दफा इंक्रीमेंट होगी। 1.1 वही 10% की वजह से आ गया, ठीक है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस, नो एडिशन आफ्टर 10 ईयर, तो इसका मतलब है यही अमाउंट 31,12,491 रुपये आपका टैक्स में चला गया। जी नहीं देना पड़ा, बस आप ऐसे समझे ना, आप ऐसे समझें कि वो कह रहे हैं यार एडवांस को हम एक मरतबा टैक्स करेंगे ज़िंदगी में, बस ये जहन में बिठाएंगे तो फिर ये बात डाइजेस्ट होएगी। और फिर एक बात याद रखें, हमें टैक्स को एज आ कानून पढ़ना है ना, हमें देखना है कि लॉ में जो लिखा है हम कैलकुलेशन उसके मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, यही लिखा था यही कर रहे हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एज अ टीचर, हालांकि हम बहुत दफ़ा आपको रैशनल बता रहे होंगे, चीज़ें समझा रहे होंगे, लेकिन लॉ का असल जवाब पता क्या है? कि आप ये कहें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगरचे टीचर कभी ऐसे नहीं करता, लेकिन असल जवाब क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा है। बस उसका रैशनल कभी समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, फ़र्ज़ किया टीचर को खुद भी नहीं पता कि इसका रैशनल क्या है। मसलन जी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, रेंट पे दे भी नहीं हुई है, उसका रैशनल क्या है? भाई गवर्नमेंट को पैसे चाहिए आजकल, बस। वो कहेंगे सर ये क्यों निकाल रहे हैं, भाई इसकी कोई रैशनल नहीं है, बस ऐसे लिखा है, कानून का यही मतलब होता है। सारा दिन के थके हुए हम घर पहुँचे हैं, अल्लाह मियाँ कह रहा हो जी भाई आ जाओ नमाज़ पढ़ो,
17 रखते ईशा की, ठीक है ना। सारा दिन के थके हुए घर पहुंचे हैं, सुबह सुबह उठे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, वो सुबह नींद से भी उठा लिया है, कह रहा जी सिर्फ 4 रखते पढ़ने। रैशनल क्या है, कोई पता नहीं है भाई, अल्लाह का हुक्म है, ख़त्म होगी बात। तो टैक्स ऐसे, लॉ ऐसे ही है कि जब हमें कोई डाइजेस्ट ना हो रही है तो हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, क्या मेरी कैलकुलेशन मेरे उसके साथ मैच कर रही है, दैट्स इट, बस यही रैशनल है। एक्चुअल तो लॉ इसी को ही कहते हैं ना। ओके, ये बात सिर्फ यहाँ ये समझाना चाह रहे थे कि भाई 10 साल के बाद, अब 2021, 22, 23, 24, 25, 26 जब तक चलता रहे कुछ ऐड नहीं होना। और अगर ये टेनेंट छोड़ जाए और नए टेनेंट से भी हम 10 लाख ही लें तब भी कुछ ऐड नहीं होना। ये बात समझाना, इस इलस्ट्रेशन का मकसद ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हाँ, नया टेनेंट आ गया, उससे हमने 12 लाख ले लिए, अब 2 लाख की 10 किस्तें बनकर ऐड करेंगे। क्लियर होगी ना बात। अच्छा जी, टेनेंट वेकेटेड हाउस ऑन, पीछे तो वही सारा कुछ चल रहा है ना। टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 December 2022. House was rented to a new tenant on from 1st January 2023 at a monthly rent of 1,50,000 and non-adjustable amount of 1.5 million. घर खाली कौन से टैक्स ईयर में हुआ है? 2023 में। कैलकुलेशन के माइंड से सोच रहे हैं, बाकी तो मैं समझ आ गया। 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2010 से 11 से टैक्स ईयर 11 से मामला शुरू हुआ, 1/10 वाली कहानी तो ख़त्म हो गई थी। लेकिन 6 महीने का रेंट पुराने टेनेंट का आएगा रेस टू पावर करके, और अगले 6 महीने का रेंट 1.5 लाख के हिसाब से आएगा। एक तो ये कैलकुलेशन करनी है, और दूसरी बात, नया टेनेंट आ गया है, 10 साल पूरे हो गए थे। अच्छा, जब नया आया 10 पूरे हुए नहीं हुए इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। न्यू एडवांस माइनस ऑलरेडी टैक्स्ड, न्यू एडवांस 15 लाख, ऑलरेडी टैक्स पूरा 10 लाख, जितने कहाँ ली 10 लाख लिया हुआ इसने 10 लाख, इसका मतलब 5 लाख पे चलना है। निकालें कॉपी, कैलकुलेशन करें, इस स्लाइड से नहीं करनी, कॉपी से करें, शाबाश, निकालें, शाबाश, लिख के करें। लिख के करें, शाबाश, फॉर्मेट बनाना है आपको, बाकी काम करने हैं। कितनी चीजें टैक्स होती हैं? 3 चीजें, हमारे जहन में ऐसे ही चलेगा ना, 3 चीजें। एक मंथली रेंट, ठीक है ना, दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट, तीसरा नॉन एडजस्टेबल। पहले मंथली रेंट लोकेट करना है हमने। अब उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रही है। ज़रूरी नहीं हमेशा टेनेंट 30 जून को जाए और नया 1 जुलाई को आए, नहीं भाई, वो 31 दिसंबर को गया। पिछला टेनेंट अपने 6 महीने पूरे करके गया है, और वो 6 महीने में कौन सा रेंट दे रहा था हमें, वही इंक्रीज वाला। पहले तो वहाँ तक पहुँचे रेस टू पावर के ज़रिए से। निकालें जनाब, लिख लें, शाबाश, लिख लें। इंक्रीज नहीं है इसमें, ओके, अच्छा चलें, मैंने आसान कर दिया था इसको, ठीक हो गया, लेकिन आप इंक्रीज से भी कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो फिर तो हम आसान हो गया, तो फिर तो 6 लाख ये आ गया, और अगले उसमें ये आ गया। अब उसूल लगा कौन सा, न्यू एडवांस माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स। अब क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, एडवांस ऑलरेडी टैक्स सारा ही आ गया। लेकिन अगर पहले साल ही ये काम हो जाता तो माइनस 1 लाख हो रहा होता, दूसरे साल होता तो 2 लाख हो रहा होता, तीसरे साल होता, ऐसे चलना है। अच्छा, हो सकता है इस बंदे का भी 3 लाख टैक्स हुआ है, लेकिन साथ हिस्ट्री में इससे पिछला टेनेंट भी कोई बताया हुआ है, तो फिर हमने वो भी देखना है उसने कितना टैक्स करवाया हुआ था। फर्ज किया इसका 3 लाख हुआ हुआ है, उसका 5 लाख हुआ हुआ था, तो फिर 8 लाख माइनस होना है। ये बात क्लियर होगी ना। पिछले सारे टेनेंट का जितना आज तक टैक्स हुआ हुआ है वो इसमें से माइनस हो रहा होगा।
आप कहेंगे सर हम सारा कैसे याद रखेंगे? तो भाई रिटर्न्स में ही तो डाल रहे होंगे ना हर दफ़ा, तो वहीं पड़ा होगा डाटा। ये बात समझ आ गई ना? तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो कितना आ गया जी? 15,50,000। सरफराज लेट आउट हिज हाउस एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर month. He received a deposit of 200,000 not adjustable against rent, out of which he refunded 100,000 to previous tenant who vacated the house after 3 years of tenancy. Calculate the rent chargeable to tax for tax year 2021. किस दिन हुआ है जी? पिछले साल। पिछला टेनेंट ने कितने पैसे दिए थे? 1 लाख एडवांस दिया था और 3 साल बाद खाली किया था। इसका मतलब है कितना हुआ? 1 लाख का 10,000 एक दो नहीं, 3 सालों बाद खाली किया, आफ्टर 3 ईयर। ठीक होगी ना बात? तो इसका मतलब है कैलकुलेट कर लेंगे ना अब हम इसको। ओके चले जनाब, एक कहानी से हम बाहर आए, एडवांस की कैलकुलेशन से हम बाहर आ गए। अब आए जनाब हम जो दूसरा पॉइंट था, डिडक्शंस। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15A। वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी इनकम में से ये जो हम रेंट ले रहे हैं, ये तो अभी निकला है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इसमें से हमने खर्चे माइनस करने हैं ना। वो कहते हैं कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं? इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस, नेमली। जब लॉ ऐसे लिखते हैं ना, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर नेमली, इसका मतलब है जो यहाँ लिखे हैं बस ये अलाउड है। ये एक किस्म का मीन्स के स्टाइल की लैंग्वेज है, लेकिन ये क्योंकि डेफिनेशन नहीं है, मीन्स के स्टाइल में चल रहे हैं। नेमली का मतलब है जो खर्चे हम यहाँ लिख रहे हैं बस वो अलाउड है। अच्छा, जब भी कोई खर्चा हमें अलाउड होता है ना, तो 2 तरह से अलाउड होता है। एक इन दी शेप ऑफ अलाउंस, लफ्ज़ हम लिखते भी अलाउंस ही हैं। अलाउंस का मतलब होता है खर्चा हुआ नहीं हुआ, हमने कहा यार इतने पैसे माइनस कर लो। और एक होता है कि जो एक्चुअल खर्चा होगा वो माइनस कर लो, इस फर्क को पैसे माइनस कर लो। और एक होता है कि जो एक्चुअल खर्चा होगा वो माइनस कर लो, इस फर्क को समझना है पहले। मसलन एक बच्चा मेरे साथ मुझे असिस्ट कर रहा है, मैंने कहा आप बेटा ऐसा करें, आप ज़रा 11 बज गए, आप हफीज़ सेंटर चले जाएं, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए वो ज़रा ले आओ। उसने कहा यार बेटा वो आप ऐसा करें ना, उबर पे चले जाएं, उबर पे आ जाइए, ठीक है, और पैसे मुझसे ले लें। कौन से पैसे? जो उबर का जाने का किराया पे किया, जो उबर का आने का किराया पे किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और एक तय किया कि नहीं यार बेटा जब भी आपको फीस सेंटर भेजेंगे ना, आपको 500 रुपया मिलेगा, आप जैसे मर्जी चले जाओ, पैदल चले जाओ, बाइक पे चले जाओ, जो मर्जी कर लो, आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे। नाउ दिस 500 रुपीज़ बिकम अलाउंस। अब उसके खर्चे कितने हुए ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले वाले केस में हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा बेटा वो उबर के दोनों बिल जो है ना वो अकाउंट्स ऑफिस को सेंड कर दो ताकि वो आपको रीइंबर्समेंट कर दें। इसका मतलब है हमेशा पढ़ते हुए हमें ख्याल करना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपेंस मिलेगा या अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं नीचे ये वाली डिडक्शन कर लें। डिडक्शन का मतलब है वो जो अमाउंट आ रही थी उस पर नहीं अभी टैक्स रेट लगना है, कुछ चीज़ें माइनस होने जा रही हैं। सबसे पहला, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग an allowance equal to 1/5 of rent chargeable to tax in respect of the building for the tax year computed before any deduction allowed under। वो कहते हैं जो अभी आप पढ़ कर आए ना 3 चीजें, इन 3 चीजों का नाम रख दिया है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। कौन सी 3 चीजें? मंथली रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट। वो
कहता है ये जो भी अमाउंट आ रही थी ना, इसका 1/5 का क्या मतलब होता है? 20%। वो कहता है हमने 20% अज्यूम कर लिया है कि आपका रिपेयर, मेंटेनेंस, इस तरह की चीज़ों पर खर्च हो गया है, ये आप माइनस कर लें। आपको ये नहीं कहेंगे वोचर दिखाओ जी, क्योंकि ये किस शक्ल में दे रहे हैं आपको? अलाउंस की शक्ल में दे रहे हैं। अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। वो कहता है एक बंदे ने प्लॉट दिया हुआ है, वो कहता है उसको ये नहीं मिलेगा, प्लॉट की कोई चीज़ नहीं डेप्रिसिएट हुई आपकी। अब यहाँ हमेशा एग्जामिनर क्या करेगा? आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, मतलब 1/5 बन रहा है 5 लाख रुपया, वो कहता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,50,000, ताकि आपका ध्यान इधर चला जाए कि यार एक्चुअल लेने हैं कि नहीं। जब अलाउंस है तो एक्चुअल का ताल्लुक ख़त्म हो गया, एक्चुअल से इसका कोई लिंक नहीं है। अनटिल एंड अनलेस के कोई लिमिट बताई जाए, यहाँ कुछ नहीं बताया जा रहा। पहला एक्सपेंस 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। व्हाट इज रेंट चार्जेबल टू टैक्स? मंथली रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, ठीक होगी ना बात? अच्छा जी। दूसरा एक्सपेंस, एनी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द इन द ईयर टू इंश्योर द अगेंस्ट द रिस्क ऑफ। पता ना, हम बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लिए। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो सालाना इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम, ठीक है ना? एनी प्रीमियम पेड और पेएबल मीन अक्रूवल बेसिस पर। आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कमिट कर लिया, अभी पैसे दिए हैं या नहीं दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, बिकॉज पेड और पेएबल ये बात बता रही है हमें। क्लियर होगी बात? किसको मिलेगा? किसको? बिल्डिंग के। अब ये सारी किताबें गलत थी, छोड़ें, चलो इस बात में नहीं चलते ऐसे। जब फिर हमने ये रिवाज निकाला कि नहीं यार, यहाँ किताब खोलें, बच्चे को उसकी आंख से पढ़ना सिखाएं। आईकैप ने एक सवाल दिया हुआ था, मज़े की बात तो यह है कि आईकैप का अपना सोल्यूशन भी गलत था, ठीक है, और किताबों का भी सबका सोल्यूशन गलत था। उन्होंने कहा जी एक बंदे ने बिल्डिंग किराए पे दिया है, बिल्डिंग नहीं, प्लॉट किराए पे दिया है और उसकी इंश्योरेंस करवाई, और सब लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे मक्खी मार के उसको माइनस किया हुआ था। लेकिन फिर एक कल्चर हमने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं यार, यहाँ पढ़े, बच्चों को बच्चों की ऐनक दें, उससे पढ़े। तो यहाँ तो बिल्डिंग लिखा हुआ है, लैंड की इंश्योरेंस के पैसे तो माइनस नहीं हो सकते यहाँ से। एनी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब वो आईकैप की किताब भी ठीक हो गई है, बाकी किताबें भी ठीक हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सही हो गया काम। ये वो आर्ट है जो आपने खुद इंटरप्रेट करना सीखना है इसके अंदर से जी। एक्चुअल, एनी प्रीमियम पेड, अलाउंस होता तो बताता कितना, 2%, 5%, 10%, और फिर कहता भी अलाउंस, ठीक है ना? बात समझ आ गई? ये देख लिया बस सिर्फ पे और पेड और पेएबल। अच्छा जी, एनी लोकल रेट, टैक्स, चार्ज और सेस in respect of the property or the rent from the property paid or payable by the person to any local authority, government organization, not being any tax payable under this ordinance। वो कह रहा है अगर कोई आपके ऊपर इस तरह के टैक्सेस लगे ना, जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाए, लोकल अथॉरिटी जैसे ये क्लीन लाहौर वाले हैं, ये कहना जनाब हम बाहर से क्योंकि आपकी सफाई करते हैं तो आपके ऊपर एक टैक्स लग गया, आपने 20,000 रुपया महीने का हमें देना, ये माइनस हो जाएंगे अक्रूवल बेसिस पर, पेड और पेएबल। लेकिन ये याद रखें, ये जरा तवज्जो से सुनें, जिस टैक्स को हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो टैक्स कभी एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। हम ये सारी इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है ना, क्या ये भी एज ए एक्सपेंस अलाउ है?
ये नहीं अलाउ है, इसीलिए इसके लिए क्या लिखा है, अदर देन नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस। हमारे वाले लॉ का अगर कोई टैक्स पे हुआ है वो एक्सपेंस नहीं है, मतलब इस बात के दो मीनिंग है। इधर देखें, कॉलेज की बिल्डिंग का टैक्स 15 लाख रुपया महीना हो गया हुआ है, ठीक है, बल्कि शायद इससे भी थोड़ा ऊपर चला गया। इसके ऊपर गवर्नमेंट हमें कहती है आपने 10% डिडक्शन करनी है। इस ऑनर को 15 लाख का चेक नहीं हर महीने दे देना, इसमें से 10% 1.5 लाख काट लेना है, तो ऑनर को कितने का चेक जा रहा होगा, 13,50,000 रुपये का, ठीक है। बाकी 1.5 लाख रुपया हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे एज ए टैक्स। हमें हमारा नहीं खर्चा हुआ, लैंडलॉर्ड का हुआ, उसके काटे हमने। अब इस वाली लाइन के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड क्या कह रहा है जी, 13,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्या कह रहा है, नहीं, ये नहीं माइनस कर सकते, आपने 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करना। जो टैक्स का एक्सपेंस है इसको एक्सपेंस नहीं चार्ज कर सकते, आपने ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स इनकम कंसिडर कर। नॉट बीइंग एन टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ये तो टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कटा है, ये नहीं अलाउ है। ये बात समझ आइए, जब एग्जामिनर ये बात चेक करेगा तो ऐसे ही चेक करेगा, वो कहेगा जनाब ग्रॉस रेंट इतना है, टेनेंट ने 1.5 लाख रुपया काट कर 13,50,000 का चेक दिया है, तो अब आपने मल्टीप्लाइड बाय 12 किसको करना है, 13.5 लाख को या 15 लाख को, तो ये लाइन बता रही है 15 लाख को करना है। एक तो ये मैसेज दे रही है। फिर ऑनर के शू में जाके बात हो रही है कि नहीं यार, ऑनर को इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है 2,70,000 रुपये का एक टैक्स आया हो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है। कोई और क्लीन लाहौर वालों ने कोई थोड़े से पैसे ले लियो, कोई और किसी इदारे ने थोड़े से पैसे ले लियो, वो कहते हैं ये माइनस कर लें, इसमें कोई मसला नहीं, ये नहीं माइनस कर सकते। ये बात समझ आई है? फिर पढ़ते हैं। एनी लोकल रेट, टैक्स, चार्ज और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगे, इस प्रॉपर्टी में राइस काम कर रहा है, कॉलेज चला रहा है, कॉलेज की इनकम पे टैक्स लग रहा है, उसका तो प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वो टैक्स जो प्रॉपर्टी की वजह से लगा है, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स। एक इदारा है जो एक छोटी सी एक एक्स अमाउंट आपको एज अ टैक्स चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स, वो माइनस कर लें। क्लीन लाहौर एक इदारा आ गया, उन्होंने कोई छोटी सी एक एक्स अमाउंट लेनी शुरू कर दी, वो माइनस कर दें। कोई एलडीए वालों ने कोई एक और चार्ज लगा दिया, वो माइनस कर दें। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने राइस को कहा कि नहीं, आपने इनकी रेंट में से 10% टैक्स काटना है। वो कहता है ये नहीं माइनस करना। बात समझ आ गई? और ये सारे टैक्सेस किस बात पर हो रहे हैं? अक्रूवल बेसिस पर हो रहे हैं। पहले क्या कर लें? रिपेयर अलाउंस माइनस कर लें। रिपेयर एक्सपेंस नहीं, अलाउंस का मतलब है एक्चुअल देखे बगैर 20%। दूसरा आ गया, अगर बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है तो उसका प्रीमियम माइनस कर लें। तीसरा आ गया, अगर बिल्डिंग से रिलेटेड, बल्कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लैंड भी शामिल हो गई, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड भी शामिल हो, ठीक है ना। एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय दी पर्सन इन द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ। कहते बाद दफा क्या होता है, कोई शख्स, वो आपने अक्सर सुना नहीं कि जी जैसे आप यहाँ लाहौर चले जाएं तो ये जो एम्पोरियम मॉल बना हुआ है, ये गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन यहाँ मॉल बना लिया किसने? मियाँ मंशा साहब ने। ये मंशा ग्रुप का ही, निशात वालों का। अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने ये जगह गवर्नमेंट से 99 ईयर की लीज पर ले ली है, किराए पर ले ली है।
गवर्नमेंट को ये लालच है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक एक्टिविटी होगी, एक चीज़ डेवलप हो जाएगी, तो चलो ठीक है भाई हम इनसे एक किराया लेते रहते हैं 99 ईयर की लीज पर। अब इन्होंने ये सारी बिल्डिंग बना दी, ठीक है ना। अब फर्ज करें एम्पोरियम मॉल किराए पर दे दिया जाता, तो अब इससे जो किराया आ रहा है इसमें से ये खर्चा माइनस हो सकता है जो हम जगह का किराया दे रहे हैं। बात समझ आ गई ना, क्योंकि बिल्डिंग के हम मालिक बन गए हैं, जगह के मालिक नहीं है, बिल्डिंग हमारी है। तो कह रहा है इस तरह की सिचुएशन में आप जगह का किराया क्या कर सकते हैं, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेबल मीन अक्रूवल बेसिस पे माइनस कर सकते हैं। जितना एक्चुअल किराया पे करेंगे वो भी माइनस कर दें। बात समझ आई है। Any profit paid or payable by the person in the year or any money borrowed including by way of mortgage to acquire, construct, renovate, extend or reconstruct the property। वो कहता है यार एक आदमी उसके पास प्लॉट था, उसने बैंक से लोन लेकर यहाँ बिल्डिंग बना दी और फिर ये बिल्डिंग उसने किराए पे दे दी है, क्योंकि किराए पे दिए बगैर तो इस हेड में हम फॉल ही नहीं ना कर रहे। वो कहता है ये बिल्डिंग उसने किराए पर दे दी है, अब इस बिल्डिंग का किराया आया है, लेकिन जो उसने लोन दिया हुआ है इसका इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। अब आपको पता है हमारी बैंकिंग सिस्टम वो इंटरेस्ट को कई तरह से घुमा के बात कर रही होती है। एक तो ज़िया साहब आए, उन्होंने कहा यार इस्लामाइजेशन ऐसे होगी जहाँ इंटरेस्ट लिखे ना उसका नाम प्रॉफिट कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए आजकल लिखा होता है एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल, है तो वो इंटरेस्ट ही। वो कह रहा है अगर ये कोई हम इंटरेस्ट प्रीमियम दे रहे हैं, क्यों लिया था पैसा, बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू एक्वायर, या तो खरीदने के लिए, या प्लॉट मेरे पास था कंस्ट्रक्ट के लिए, या प्लॉट भी था घर भी था लेकिन मैंने रेनोवेट करना था रेनोवेशन के लिए, या एक्सटेंड करना था, या गिराकर दोबारा। आपको पता है ना लॉ ने ये सारे अल्फाज लिखने हैं, उसकी मजबूरी है। कोई अगर बात बीच में से रह जाएगी तो हम कहेंगे नहीं 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 ये तो इसके लिए थोड़े था। मसलन अगर वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर लोन लें तो आपको अलाउ है। एक बंदे ने पहले कंस्ट्रक्ट की हुई है, उसने रेनोवेट की, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा ना कहेगा नहीं आपको नहीं अलाउ। तो भाई मुझे क्यों नहीं अलाउ, कहता है वो कंस्ट्रक्शन वालों को अलाउ थी, रेनोवेशन वालों को कहाँ लिखा। तो लॉ की मजबूरी है, उसने सारे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिसके लिए, इसीलिए उसने कहा आप प्रॉपर्टी एक्वायर करें, रेनोवेट करें, एक्सटेंड करें या रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्ट का होता है घर गिराकर दोबारा बनाए। इसका मतलब सारे लोगों को ये खर्चा अलाउ कर रहे हैं। कौन सा खर्चा, जो बैंक को हम इंटरेस्ट पे करेंगे या प्रॉफिट कह दे उसको। फिर यही सारा काम बाद दफ़ा हम कहाँ से पैसे लेंगे, बैंक की बजाय। आपको पता है हमारे मुल्क में एक इदारा है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉन्सेप्ट वही है सारा, लेकिन पीछे इसका मकसद है कि कहाँ से लें, और इसका मकसद आ गया अब उस खास इदारे का नाम लिखा हुआ है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर आ गया वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्गेज। और वो कहता है अगर हमने कोई बिल्डिंग, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी I2B में भी ये बात पढ़ा था कि जब लोन लें तो ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। जब आप कैफ 7 पढ़ेंगे, या शायद इस दफ़ा आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे या अगली दफ़ा पढ़ रहे हो, तो वहाँ ये मॉर्गेज और चार्ज को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं। वो कहते हैं अगर कोई घर आपने मॉर्गेज करवा दिया और इसको मॉर्गेज करवा कर कोई लोन ले लिया, तो इस लोन पर भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसका इंटरेस्ट भी यहाँ से माइनस कर सकते हैं। पहले वाले लोन में और इसमें फ़र्क क्या, आप कहेंगे सर एक ही बात बार बार किए जा रहे हैं। नहीं, इस लोन का मकसद था ये लोन लेकर हमने घर पे ही लगाया है, क्या करने के लिए, या एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए।
लेकिन ये लोन लेकर हो सकता है हमने पता नहीं क्या किया, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्गेज और चार्ज। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया एनी एक्सपेंडिचर। अब पहले यहां तक की बात कर लें। आइडेंटिफाई हो रहे हैं ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा। कहता भाई ये नहीं माइनस करना, ये कहीं नहीं लिखा। वो कहते नहीं यार, एक हेड आपको छोटा सा और खोल के देते हैं। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स in respect of the property for the year computed before any deduction allowed under this section, paid or payable by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of driving rent chargeable to tax under the head income from property, including का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, includes वाली बात, administration and वो कहते हैं यार देखो, अब अगर आप छोटे छोटे खर्चे गिनवाओगे ना कि देखो भाई मेरी तो प्रॉपर्टियां हैं काफ़ी सारी, तो मुझे एज ए ऑनर या मेरे मैनेजर को महीने में 2-3 दफ़ा मैंने रखा हुआ है कि 3 विजिट्स करने हैं प्रॉपर्टी के आपने जाकर कि भाई हमारी प्रॉपर्टी ख़राब तो नहीं कर रहे, तो उसको जाने का खर्चा, आने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ये भी तो मेरा खर्चा है। कहता है देखो जब मैंने रेंट एग्रीमेंट किया था ना, तो वो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मेरा घर किराए पे चढ़ाया था उसने भी तो पैसे लिए थे मेरे से कि जनाब आपका घर किराए पे चढ़ा रहे हैं, 15 दिन का किराया हमने लेना है। फिर वो जो उसने एग्रीमेंट बनाया था उसने भी पैसे लिए थे, तो ये भी तो सारे खर्चे हुए हैं, मुझे माइनस करने दें। मैं कहा नहीं यार इस तरह के खर्चे नहीं, चलो हम आपको एक हेड खोल देते हैं, इसमें जो भी आपको कोई एक्सपेंस लगता है ना कि जो इस प्रॉपर्टी इनकम कमाने से रिलेटेड है, इन सारों को इकट्ठा कर लो एक जगह, इसका पेट्रोल भी डाल दो, फलां भी डाल दो, फलां भी डाल दो, और ये खर्चा बस आपका कितने परसेंट? 4%। किसका 4%? रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 4% आपको ये भी अलाउ कर देंगे। लेकिन अब फर्क क्या है कि 4% हर सूरत मिलेगा ही मिलेगा नहीं। जब लिखा हो ना ये वाला खर्च, या तो कहता 4% अलाउंस मिलेगा, लफ्ज अलाउंस ने कहना था कि मिलेगा ही मिलेगा, उसने अलाउंस नहीं कहा, उसने कहा एन एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4%। ज्यादा से ज्यादा आप 4% तक जा सकते हो। आपका 10% खर्च हो गया है, लो आपको 4% ही अलाउ करेगा। आपका 2% खर्च हुआ है, ला 2% अलाउ करेगा, 4 नहीं करेगा। नॉट एक्सीडिंग का मतलब है 4 से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। कोई खर्चा है ही नहीं जी, तो 0 अलाउ होगा। बात समझ आ रही है? विच एवर इज लोअर अप्लाई होगा, इनमें से जो अमाउंट छोटी है वो माइनस होगी। बात समझ आ रही है? बाकी छोटे मोटे इधर उधर के जो भी कोई खर्चे हैं उनको इकट्ठा करें, यहां डाल दें, और ये 4% तक का आपका कुशन क्रिएट हो गया। इसका मतलब है 20% रिपेयर, लेकिन वो अलाउंस है, वो हो ना हो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये हो ना हो वाले कैटेगरी का खर्चा नहीं है, होगा तो ज्यादा से ज्यादा 4% मिलेगा। इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ा करेगी कि इनमें से कौन सी अमाउंट अलाउ करेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा जनाब, any expenditure paid or payable by the person in a tax year for legal services acquired to defend the person title to the property or any suit connected with the property in the court। वो कहता है भाई अगर कोई केस आ गया, आपको अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ गया, अब आपने वकील कर लिया है, हो सकता है बाद में जज भी करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो अभी वकील किया खाली, तो वो कहता है ये वाला खर्चा भी वकील का खर्चा है, अलाउड है, जज वाला नहीं अलाउड है। बात समझ आ रही है? अच्छा हम यहाँ रुक जाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, हम यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है ना। बस हमने ये 4% तक की बात की है अभी। अच्छा क्लास नहीं ख़त्म की है यहाँ तक की बात की है।
वापस आ गए हैं हम और ये देखने लगे हैं कि यार एक्सपेंस का तस्वुर क्या है। कौन सा स्लाइड नंबर चल रहा है? 21। हम पहले वापस चलते हैं 2 पर। हमने कहा था भाई बताना पड़ेगा कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं। तो इस वाले सवाल का जवाब आ रहा है डिडक्शन अलाउड। अब यहां से एक थ्योरेटिकल सवाल भी बनता है समटाइम, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्योर थ्योरेटिकल सवाल आ गया, रटे वाला सवाल आ गया। अगरचे अब हमारा जो इनकम टैक्स का पेपर है उसमें रटे वाले सवालों का जो मार्जिन है, वेटेज है, वो रिड्यूस हो गया है और ज़्यादा सवाल न्यूमेरिक 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 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि यार उसने तो एक लिस्ट बना के दे दिया कि ये खर्चे अलाउड हैं। और लिस्ट कैसे बना के दी है? उसने लफ्ज़ लिखा है नेमली। इसका मतलब है जो यहाँ लिखे हैं वो अलाउड हैं, इसके अलावा बाकी सारे डिसअलाउड हैं, भले वो कितने जेन्युइन एक्सपेंसेस फील होते रहे हमें। हाँ, उसने एक विंडो ओपन की कि कोई खर्चा अगर बड़ा जेन्युइन आपको फील हो रहा है ना कि यार ये तो है, वो कहता ठीक है यार इसका पूल है 4% तक, इसी में डाल दें रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस या कोई और भी खर्चा। इसका मतलब है अगर कोई खर्चा यहाँ नहीं लिखा हुआ और हमें लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस होना चाहिए, तो फिर हमारे पास सिर्फ वो 4% वाली स्लैब अवेलेबल है, उसके अंदर जाकर हम उसे चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारे खर्चे वही हैं जो नेमली के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है जो यहाँ लिखा है वही अलाउ होगा। क्लियर होगी बात जी? आज आपकी जिम्मेदारी में जो हमने न्यूमेरिक किए हैं वो आपने उसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर लेना है जाकर। इसको यहाँ से आगे चलेंगे तो मुझे लगता है हम परसों पहला अच्छा न्यूमेरिक क्वेश्चन बड़े वाला भी सॉल्व करने के करीब पहुँच चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप में से सब लोग हम वेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई आई कैप की ऑफिशियल बुक नहीं आ जाती। वो भी उसूलन तो है ही नहीं ज़रूरत, लेकिन चलें हम यही नोट्स हैं, यही सारा कुछ है, मैं यहाँ क्लास में प्रोवाइड करता जाऊँगा। हमें जो फॉलो करनी होगी सिर्फ आई कैप की किताब को जब आएगी तो फिर उसको थोड़ा सा वेटेज दे देंगे, ठीक होगी ना बात। अदरवाइज़ आपको सारे नोट्स, यही किताब है, यही नोट्स हैं, ये अपडेटेड मिलेंगे आपको सारे उसमें, ठीक होगी बात जी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।